ओके, सो लास्ट क्लास में हमने रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला टॉपिक पढ़ा था। So apparent depth was the topic. Suppose this is water, we have already discussed. If there's an object kept inside water, and if you observe from a line almost vertical, you see this object appears to be lifted, right? For example, if this is 15 meter, 16 meter, and refractive index of water be 4/3, as seen from here, what will be the apparent depth of the water? Sorry, of the object kept inside the water. ये water surface है, 16 meter नीचे coin है या something is there, right? What will be its apparent depth as seen from here? कितनी लगेगी? 64/3. Sorry, कितनी लगेगी? वाटर से जा रहे हम एयर में, ये वाटर है, ये एयर है. सॉरी, कल किया था ना हमने? रियल डेप्थ. रियल डेप्थ तो मैंने दे रखी है 16 मीटर. रियल डेप्थ आप कैसे बताओगे? यू हैव टू फाइंड अपरेंट डेप्थ. व्हाट विल बी अपरेंट डेप्थ? कल ही पढ़ा ना, बोल रहे खुद ही. 12 नहीं पढ़ा था. सॉरी, 12 है. याद नहीं. 12 इज द करेक्ट आंसर, राइट. कल क्या देखा था हमने जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कर लो, दिख ही रहा मुझे 4/3 और ये लिफ्टेड ही दिखता है, तो d बाय अपरेंट डेप्थ है. सो अपरेंट डेप्थ, दिस इज d upon 4/3. So d is what? D is 16 upon 4/3. So this is 48/12 मीटर. So वो लिफ्टेड दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखता है, 12 मीटर पे डेप्थ लगेगी. उसकी डेप्थ जो है 16 मीटर की जगह आपको 12 मीटर दिखाई देगा. वापस बताऊं, नहीं याद है तो कल का? नहीं सर, मैं एब्सेंट था. ओह, एब्सेंट था. पढ़ सर. ओके, सी अब इसमें यहाँ पे फिर से मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है. अभी तो एयर है तो समझो याद भी हो गया. फिर यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे ग्लास होगा, यहाँ ग्लास, यहाँ वाटर, कुछ और मीडियम होगा, मीडियम 1, मीडियम 2, बड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट. सो लाइट किस मीडियम से निकल के किस में जा रही है? लेट अस अस्यूम दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. अब यहाँ लाइट कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है? 1 से 2 में जा रही है, राइट. और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हमने, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया? इस मीडियम का. 2μ1 इज इक्वल टू d बाय d अपरेंट, राइट. तो 2μ1 इज d अपॉन d अपरेंट. और 2μ1 को क्या लिखोगे आप? μ1 को क्या लिखोगे? μ1 और μ2 के टर्म्स में. सपोज ये एयर और वाटर नहीं होते, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, मीडियम 1. लाइट जहां से निकल के जा रही है दैट इज मीडियम 1, एंड लाइट जिस मीडियम में जा रही है दैट इज मीडियम 2. μ1 क्या लिखोगे आप? μ2. μ1 अपॉन μ2. सो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू d बाय अपरेंट डेप्थ. बस इतना याद रख लेना है. फर्स्ट मीडियम से निकल के लाइट सेकंड मीडियम में जा रही है, तो μ1 अपॉन μ2 इज d बाय अपरेंट डेप्थ. ठीक है, समझा? Now let us assume this was a question. अब इसी का एक दूसरा क्वेश्चन उल्टा करके देखते हैं. यहाँ वाटर है, वाटर के नीचे से आप देख रहे हो एक बर्ड है. एक बर्ड है, कितने हाइट पे? 12 मीटर हाइट पे. ये वाटर है 3/4. यहाँ से आप देख रहे हो तो कितनी हाइट लगेगी आपको? कहाँ पे बर्ड उड़ रही है?
क्वेश्चन समझा? नहीं सर। ओके 16 मीटर। कितना? 16 मीटर। 15 और 16 क्या बोल रहे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। 16 3/4 गलती से लिख दिया सर, 4/3 वाटर, पता नहीं क्या था। तो 16 मीटर इज करेक्ट आंसर। 12 मीटर पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट, एक बर्ड है, 12 मीटर हाइट पे है, यहाँ से आप पानी के अंदर से देख रहे हो तो आपको 16 मीटर दिखेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सी, इस बार लाइट कौन से मीडियम से निकल के किस में आ रही है बताओ? एयर से निकल के वाटर में आ रही है, राइट? तो μ1/μ2 आ रही बात समझ में? μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है अपॉन μ2। μ2 कितना है? 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इज 12 अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये आंसर है। सो अपेरेंट डेप्थ इज 12 इंटू 4/3, 16 मीटर। तो रेयरर में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो डेंसर से देखने में शिफ्टेड लगता है, दूर लगता है कि दूर चला गया। अगर आप पानी के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक पोल देखोगे या एक बर्ड देखोगे जो उड़ रही है तो आपको एक्चुअल डेप्थ से, एक्चुअल हाइट से ज्यादा हाइट लगेगी, राइट? हाँ। तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूँ, इस पे देखते हैं कौन सॉल्व करता है। सही है। केस है एक बर्ड और एक फिश का, ठीक है? एक फिश है और एक बर्ड है। नेचुरली ये एयर में है और ये वाटर में है। बर्ड सीज द फिश एट अ डेप्थ ऑफ 15 मीटर। बर्ड को क्या लगता है फिश उससे 15 मीटर डिस्टेंस पे है। बर्ड सीज अ फिश at a distance of 15 meter from it. What will be distance of bird from fish as seen by fish? What will be distance of bird as seen by fish? आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन ये है कि बर्ड है, उसको फिश कितना नीचे दिख रही है? 15 मीटर नीचे, ठीक है? आपको क्या निकालना है? बर्ड का डिस्टेंस फिश के लिए। सोचो तो मैंने शायद कुछ क्वेश्चन में कुछ कम दे दिया बेटा, ये ऐसे ही है। सर एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है या फिर मतलब 15 मीटर वो बर्ड के लिए, और बर्ड को उस लेंथ से दिख रहा है और हमको एक्चुअल निकालना है। बर्ड को ऐसा लग रहा है कि फिश ऊपर है, तो बर्ड को क्या लग रहा है कि 15 मीटर है, राइट? बर्ड को हाँ लग रहा सर, है कि मतलब 15 हमें मीटर एक्चुअल का है, निकालना है ना लेंथ। लेकिन एक्चुअल नहीं, आपको ये बताना है कि इसको ये दूर लग रहा होगा तो कितना दूर लग रहा है वो बताना। बर्ड को लग रहा है 15 हाँ मीटर सर, पे है, फिश को लग रहा है, फिश को कितना दूर पे लगेगा वो बताना है।
So 20 meters. क्या बात है, करेक्ट है, 20 मीटर्स। आया किसी को? हेलो, किसी और को आया क्या? सॉरी, उत्कर्ष ट्राई किया है हाँ, सर। क्वेश्चन? मैं अभी आया सर। ट्राई किया है क्वेश्चन? अच्छा, तो अभी पीसी हैंग हो गया था मेरा। ओके, अब मन्नू बताएगा। मन्नू ट्राई किया? एक आंसर आ गया 20, इनका करेक्ट भी है। और किसी को आया क्या? चलो, आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड। सपोज ये डिस्टेंस x है, से दिस डिस्टेंस इज x, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो बर्ड से फिश का डिस्टेंस कितना दिखेगा? सोच के बता। व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द बर्ड? सर एक बार वापस रिपीट करोगे? सी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से दिया हुआ है 4/3, ना लिखना भूल जाऊं तो आप एज्यूम कर लेना, राइट। वाटर का 4/3, ग्लास का 1/1.5 है, 3/2 हमेशा फिक्स है। ओके, मैं बोल रहा हूँ बर्ड का हाइट फ्रॉम वाटर सरफेस इज x एंड फिश का एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस इज y, राइट। क्वेश्चन इज एज सीन बाय द बर्ड, बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, क्या लगेगा उससे कितने डिस्टेंस पे इन टर्म्स ऑफ x? What will be distance of the fish from the bird as seen by the bird? बर्ड को क्या लगेगा फिश उससे कितना दूर पे? बर्ड जा रहा है शिकार करने, उसको क्या लगेगा फिश कितना नीचे, कितना दूर है उससे? यही बड़ी बात, अभी तो बात दिखाई भी ना। तो 15 तो दिया हुआ है ना? वो छोड़ दो, एक्स और वाई के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, ये तो ट्रिक x क्वेश्चन है। plus y, कितना लगेगी? x plus y, सत्यानाश। 4/3 into x plus y. x plus y upon 4/3 लगेगा and this is 15। अच्छा, हाँ। अरे वो थोड़ा सा ऊपर लगेगा ना, लिफ्टेड लगेगी ना, ऐसा लगेगा फिश ऊपर है, बहुत उतना नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। बराबर है? अभी बता, x plus y upon 4/3 ये होगा अपैरेंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड एज सीन बाय द बर्ड। एग्रीड? बट दे हैव गिवन इट इज 15। नाउ क्वेश्चन इज कि बर्ड को फिश कितना हाइट पे लगेगा? इन टर्म्स ऑफ x एंड y, what will be distance of the bird from the fish as seen by fish? x upon 3 plus 2 plus y. x upon 3 plus 2? 3/2, सॉरी। क्या बोल, 3/2 कहाँ से आया? सब आपने 3/2 दिया, बोला था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑफ glass ग्लास का बोला था। था, एयर का नहीं बोला था। ओ अच्छा, सॉरी। डरा मत। कितना लगेगा? x X अपॉन लगेगा। 1 होता है। 3/4 प्लस y लगेगा, ये आपको ढूंढना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं वापस से। ये दोनों जो इक्वेशंस लिखी मैंने, आपको समझी क्या? हाँ सर, समझा। सर एक्सप्लेन। ओके, सी अपैरेंट डेप्थ, फिश का अपैरेंट डेप्थ क्या होगा? चलो, फिश का अपैरेंट डेप्थ, फिश के लिए अगर अपैरेंट डेप्थ देखूं मैं, तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ इज व्हाट? एक्चुअल डेप्थ कितना है? y। अपैरेंट डेप्थ आपको निकालना है, राइट। विल बी व्हाट? लाइट कहां से आ रही है? वाटर से, तो 4/3 अपॉन 1, तो
D is y upon apparent depth is equal to 4/3. तो apparent depth कितना होगा? y upon 4/3. Agreed? हाँ तो इसकी डेप्थ 4/3, हाँ सॉरी, y अपॉन 4/3 हो गई, और बर्ड को पानी x डिस्टेंस पे दिख रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बर्ड को क्या दिखाई देगा? फिश कितना डिस्टेंस पे है? Therefore, fish appears to be at a distance of x plus y upon 4/3 from bird. ये देखो, आपको समझ में आया क्या? बर्ड को लग रहा है फिश उससे x प्लस y अपॉन 4/3 डिस्टेंस पे. एग्री? हाँ बट ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी हो गई? क्वेश्चन में दे रखी है 15। 15. तो x प्लस y अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 15. ठीक है, अब यहाँ साइड है. अब आप सोचो फिश को बर्ड कहाँ दिख रही है? फिश को बर्ड कितने डिस्टेंस पे दिख रही है? बर्ड का अपेरेंट डेप्थ क्या होगा? पानी के अंदर जाके देखो ना, पानी के अंदर से बर्ड का अपेरेंट डेप्थ कितना होगा? y कितना होगा? x plus y. सॉरी, हेलो, बर्ड का हाँ x फिश, हाँ एक्स कितना? अच्छा, एक्स ही दिखेगा? अरे बेटा, रेयर मीडियम में कोई चीज होती है तो दूर दिखती है, डेंसर में होती है तो पास दिखती है. ये लिफ्टेड दिखेगा, ये मतलब दूर जाएगा अपने से. कितना डिस्टेंस पे रहेगा? अरे यही फॉर्मूला लगाओ ना. X into एक्चुअल 4 डेप्थ अपॉन अपेरेंट, डी अपॉन डी अपेरेंट. अपेरेंट डेप्थ कितना होता है? लाइट इस बार एयर से वाटर में आ रहे, तो 1/4/3. एक्चुअल डेप्थ इज एक्स, तो अपेरेंट डेप्थ इज x इंटू 4/3, मतलब x अपॉन 3/4. तो बर्ड का डिस्टेंस फिश से कितना दूर दिखेगा? फिश को तो सरफेस y पे दिख रहा है, ये y हो गया, और x अपॉन 3/4 डिस्टेंस पे बर्ड दिख रहा है. तो कितना डिस्टेंस दिखाई देगा? therefore distance of bird as seen by fish is what? y plus x upon 3/4. ये आपको निकालना है, ये आपको दिया है, बस एक स्टेप करना, आपको आंसर. x प्लस वाई अपॉन 4/3 का वैल्यू 15 है, y प्लस x बाई 3/4 का वैल्यू आपको निकालना है. अरे इसमें क्या करोगे कि ये बन जाएगा? 3/4 से डिवाइड कर दो या 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4/3 x प्लस 4/3 4 कैंसिल बाई 15 इंटू 4/3, तो 5 4 20. यही तो आपका x अपॉन 3/4 है. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 20. दैट्स इट. इतना सिंपल क्वेश्चन था, रुला डाला. हेलो. हाँ सो अगर बर्ड को फिश खुद से 15 मीटर डिस्टेंस पे दिख रही है, तो फिश को बर्ड अपने से 20 मीटर डिस्टेंस पे दिखेगा. राइट? हाँ ओके. ना नेक्स्ट वन.
सपोज देयर आर 3 मीडियम, इधर है एक कॉइन है यहाँ पे, एंड इज टू बी सीन बाय दिस वन। ऐसी आईज बना दी मैंने भी, यहाँ से देखना है, राइट। इसका एक्चुअल डेप्थ यहाँ से 6 मीटर है, ये 12 मीटर है, और तो ये जो मीडियम है दिस इज वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये है ग्लास, 3/2, इधर है एयर। बता इसका अपेरेंट डेप्थ क्या दिखाई देगा, इस सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा? इस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मीडियम्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 एन मीडियम डाल देते हैं, तो डेप्थ निकालो, शिफ्ट निकालो, कितना ऊपर गया कितना नीचे, सब बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं जेई में स्पेशली। I'll give you 2 minutes, सोचो। सर 81/4। 81/4 मतलब 20.25। मेरा 40/3 है। 40/3 now is 13.33, 18 का 13.33। ज्यादा लॉजिकल तो यही है बेटा, वो तो बहुत ही ज्यादा 20 कहाँ पहुंच जाएगा। अब डेंसर से रेयर में अल्टीमेटली आने वाला, तो थोड़ा तो लिफ्टेड ही दिखना चाहिए था। एनीवेज चलो मैं करूं या और ट्राई कर रहा है कोई? करो। ओके ठीक, उसको स्टेप वाइज देखेंगे हम लोग। जैसे इमेजिन करो पहला मीडियम जो था ना वो वाटर था, और दूसरा ऊपर तक ग्लास है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है? हाँ हमारी बात समझ में? हाँ। एक ही सरफेस ही है, तो ये 12 का कोई मतलब नहीं है। 6 मीटर नीचे है, देखते हैं ये कितना शिफ्टेड दिखाई देगा, इधर जाएगा इधर जाएगा किधर जाएगा मालूम। ओके सो डेप्थ कितना है इसका? 6 है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3/3/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन apparent depth। तो apparent depth इज कितना हो गया? 8/9, 6 into 9/8, तो कितना हो गया? 3 4 27/4। ठीक है, तो ये 27/4 थोड़ा सा पीछे चला गया, राइट? समझा? हाँ। ओके, अब 27/4 इससे नीचे। अब जब यहां से यहां जाएगा तो 12 + 27/4 उसका एक्चुअल डेप्थ है ना। फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर जाना होगा तो एक्चुअल डेप्थ आपको 12 + 27/4, 48 + 27 75/4, ये डी होगा। अपेरेंट डेप्थ हमने निकालनी है, लाइट कहां से कहां जा रही? ग्लास से वाटर में, तो 3/2/1 इज इक्वल टू 75/4 एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। सो अपेरेंट डेप्थ इज 75/4 अपॉन 3/2, so 2, this is 25, 12.5 आ रहा बेटा। 3 तो कहीं था ही नहीं, क्या गलती कर दिया था? डेप्थ चेंज नहीं किया था ग्लास टू एयर वाले। अच्छा, अभी देखो 1 मिनट लो, ये सोचो आपको समझ में आया नहीं आया। नहीं आया तो मैं वापस एक्सप्लेन करूं।
समझा। एवरीवन समझा? सर 5 मिनट। 5 मिनट? 1 मिनट कुछ लिखना है इसलिए। अच्छा, मुझे लगा इसको समझने के लिए तो 5 मिनट और रुकने बोल रहा है। 5 मिनट मत रुका। हाँ हो गया। एक क्वेश्चन बनाता हूँ। इधर पे कोई एक मीडियम है, इधर पे एक मीडियम है, इधर पे एक मीडियम है, राइट? इधर पे लेट अस अज्यूम एयर है, इधर ग्लास है, इधर वाटर है। ये 10 मीटर का गैप है। इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ वो मालूम नहीं, बट as seen from this side as well as this side, it appears to be equidistant. यहाँ से देखता हूँ तो 7 मीटर दिखता है, तो इधर से देखने पे भी 7 मीटर दिखता है। तो आपकी इसकी पोजीशन, आपको इसकी पोजीशन बतानी है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है। बनाना चाह रहा था बट बन नहीं पाया, कुछ तो नहीं आ पा रहा। क्वेश्चन समझा? There is an object in, मतलब ये एक मीडियम है, ये दूसरा है, ये तीसरा। पॉसिबल है नीचे पानी भरा हुआ है, बीच में एयर है और मैं ग्लास का स्लैब लेके बैठा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये पानी है, ये एयर है, ये ग्लास। देयर इज एन ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू सरफेस। ये दोनों सरफेस के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। यूनिट्स को चलो मीटर लिख देता हूँ। 10 मीटर का गैप है, राइट? तो 10 मीटर के गैप में एक ऑब्जेक्ट कहीं तो है, यहाँ 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 कहीं तो है, और कुछ ऐसा है कि इसका यहाँ से जो डिस्टेंस दिख रहा है, जितना डेप्थ यहाँ से दिखता है उतना ही डेप्थ यहाँ से दिखता है। तो उसकी पोजीशन आपको बतानी है। सर सारे मीडियम 10 मीटर के ही लेना है? नहीं, वो तो यहाँ से मतलब एक्चुअली डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं। एकदम जीरो है मैं इसकी डेप्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। एक स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा बन नहीं पाया। चलो 2 मिनट सोच के बताओ। कोई नहीं कर पा रहा? इतना मुश्किल नहीं है। चलो हिंट दे दो। लेट अस अस्यूम दिस डिस्टेंस टू बी x और दिस डिस्टेंस टू बी 10 - x। अब कर दो, अब हो जाएगा। 7 है क्या? ना मुझे नहीं मालूम है, तुम खुद ही नहीं देखा, तो ऐसे ही लिख दिया बस। चलो यहाँ से इस सरफेस से कितना नीचे दिखाई देगा? इसका डेप्थ यहाँ पे क्या दिखाई देगा? लाइट कहाँ से आ रही है? तो 1/3/2 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ x अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सो अपैरेंट डेप्थ इज d apparent is 3x/2। चलो इसका यहाँ से डेप्थ देखो कितना होगा। लाइट कहाँ से आ रही है? 1 से 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ 10 - x अपॉन अपैरेंट डेप्थ। सो अपैरेंट डेप्थ कितना हो गया? 10 - x इंटू 4/3 हो गया। ये दोनों को इक्वेट कर लो। 3x/2 इज इक्वल टू 10 - x इंटू 4/3। सो 9x इज इक्वल टू 80 - 8x। 17x is equal to 80, x is equal to 80/17। ये आंसर 80/17। ऐसे ही सोचा था या कुछ और ट्राई कर रहे थे? ऐसे ही किया बट आया नहीं। कितना इजी, आसान तो था। एक्चुअली जो बनाने वाला बना रहा था वो बन नहीं पाया क्वेश्चन, यही बनाया। यहाँ से भाई दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो शिफ्टिंग तो अलग होगी, मतलब इक्विडिस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई कम ज्यादा होगा, राइट? हाँ बस तो वही लॉजिक था। यहाँ से x ले लिए, यहाँ से 10 - x, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना डेप्थ नजर आएगा? x अपॉन सॉरी x इंटू 3/2, और यहाँ से देखेंगे तो 10 - x इंटू 4/3। अब बोल रहे यहाँ से भी उतना ही, यहाँ से भी उतना, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो 9x इज इक्वल टू 80 -
8x, तो 17x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/17। इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर लो। 4.120 इज नियरली तो 4.7 मीटर फ्रॉम ग्लास एंड 5.3 मीटर फ्रॉम वाटर। ओके, समझा? हाँ और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं HCV में, और बहुत सारे वर्कशीट्स मिल जाएंगे, ट्राई करते जाओ। अभी हम लोग चलते हैं। या सर आप डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो? नहीं, ये इंक्लूडेड है, मतलब ऑब्वियसली डिलीटेड सिलेबस के साथ। डिलीटेड सिलेबस में मिरर ही हटाया ना। हेलो, रिफ्लेक्शन सर। हटा दिया है। हाँ तो रिफ्लेक्शन ही मिरर से होता है बेटा, मिरर हटा हाँ दिया ना मतलब बेसिकली हटा स्फेरिकल। है। सॉरी, रिफ्रैक्शन है ना, हाँ रिफ्रैक्शन है, तो बस रिफ्रैक्शन पे चल रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ निकाला है। नहीं, हाँ मैम ने बोला जो कुछ इसने कोई डेरिवेशन निकाले तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। अब पता नहीं क्या होगा, चेक करना पड़ेगा एक बार। देखो, मुझे जो भेजा था उसमें रिफ्रैक्शन में सिर्फ ये लेंस, ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हटाया वो दिखाया, बाकी तो सब कुछ था। रिफ्रैक्शन के अंदर से नहीं कुछ हटाया। अब उसमें भी अगर हटा दिया तो फिर तब चेक ही करना पड़ेगा। मैंने तो देख ही लिया था, मुझे तो लगा कि रिफ्लेक्शन पूरा हटा दिया है एंड रिफ्रैक्शन में, या सॉरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हटाए, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, वो सब हटाया। रिजॉल्विंग पावर नहीं, रिजॉल्विंग पावर तो है शायद। एनीवेज रिफ्रैक्शन तो है, इतना श्योर में। ओके, ना लेट्स टेक ग्लास लैब। ग्लास लैब, अभी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। ग्लास लैब भी वही सिमिलर केस ही है, जो थोड़ा बहुत अलग चीजें बस। दिस इज अ ग्लास लैब, नहीं आपने फिजिक्स लैब में 10th में देखा होगा, ग्लास लैब है, राइट। तो इसमें होता क्या है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास, जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, एंड इट इज बाउंडेड बाय 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। बेसिकली इट इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म, राइट। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस कंसिडर कर लो, दे आर कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्टिंग एजेस। लाइट जब यहाँ से एंटर करती है तो ऐसे जाती है, यहाँ पे डिविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डिविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ वापस से निकलेंगे तो डिविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। एंड टू, मतलब ऑलरेडी हमने शायद से किया भी हुआ था, ये दोनों रेस पैरेलल होती हैं, राइट, याद है ना। तो हाँ refractive index of this medium is n, and this is 1 suppose, right, air है, इसका refractive index n ले लेते हैं। तो पहला आपको निकालना है, या n1 n2 ले लो, हटाओ n1 n2, राइट। फिर वो कुछ भी डाल दें, कभी पानी के अंदर ग्लास स्लैब डाल देंगे, कभी कुछ भी करेंगे, वो लोग ग्लास के अंदर पानी डाल देंगे, तो वो बाद की बात है। तो इसको n1 n2 लिख देता हूँ फिलहाल में ना। So we know incident ray, refracted ray and emergent ray. We know angle of incidence, angle of refraction. This is same as this one. This is angle of emergence. ये दोनों एंगल इक्वल होते थे, याद है आपको, ये दोनों एंगल इक्वल दिखाया था, हमने प्रूव किया था। हाँ, अब आपको ये थिकनेस दिया हुआ t, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। इसमें जब रे एक 2 पैरेलल फेसेस के बीच में निकलती है, मतलब एक फेस से निकलती है, दूसरे से में इन होती है, दूसरे पैरेलल फेस से एग्जिट होती है, तो क्या होता है, रे बेंड नहीं होती। फाइनली रे इज पैरेलल, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, बट इट शिफ्ट्स लैटरली, अपने पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे जाना था, इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये टी दिया हुआ है, ये एंगल आई है, यू हैव टू फाइंड लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट लिख देता है, लैटरल शिफ्ट, द रे शिफ्ट लैटरली, अपने पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, वही लैटरल शिफ्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझा?
समझा ना क्वेश्चन? नहीं सर। अरे ये ग्लास स्लैब है, एक फेस से लाइट अंदर आ रही है, रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी थी ऐसी, शिफ्ट हो गई ऐसी, तो इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट करना है, टी पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आई पता है, in terms of angle of incidence and thickness and obviously refractive indices you have to measure n1 and lateral shift। अभी भी नहीं समझा? ये रे कैसे जाएगी? चल ये रे कैसे जाएगी? ऐसे ही जा रही थी, अभी कैसे जाएगी? इस मीडियम में डिविएट होगी ना, विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सपोज एक एग्जांपल बोलो, तो ये रेयर था, ये डेंसर था, फिर से ये रेयर हो गया सपोज, तो फिर से ये क्या हो जाएगी? विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो रे आनी थी और ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये हमने प्रूफ भी किया प्रीवियस टॉपिक में, नहीं याद आ रहा तो वो भी बता देता हूँ। ये देखो, ये एंगल आई है, ये आर है, ठीक है, ये n1 है, ये n2 है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1n2, दैट इज n2 बाय n1। ये पैरेलल रेज है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये एंगल ई है, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आर बाय साइन ई इक्वल्स टू n1 बाय n2, 2n1 है तो n1 बाय n2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू n1 बाय n2। ये कट हो गया, ये कट हो गया, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई हो गया, तो आई इज इक्वल टू ई हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों रेस पैरेलल हो जाते हैं। समझा कि अभी भी नहीं समझा? अब आप किसी को जाना था ऐसा, शिफ्ट कर दोगे ऐसा, कोई जा रहा था ऐसा तो शिफ्ट कर दोगे ऐसा, तो क्या होगा? सॉरी, तो लैटरल शिफ्ट आया ना, इसी को लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये जा रही थी ऐसी, शिफ्ट हो गई, बेंड नहीं हुई, फाइनली डिविएट नहीं हुआ पाथ से, शिफ्ट हो गया। दो चीज होती है, पाथ से डिविएट होना यानी बेंड होना, एंड पाथ से पैरेलली शिफ्ट होना। तो इस बार लाइट बेंड नहीं हुई है, लाइट शिफ्ट हुई है पैरेलली। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। हाँ, तो बस अभी आपको ये निकालना है फॉर्मूला किसका? लैटरल शिफ्ट का। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था, इतना हकीकत जो निकल जाना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में ज्योमेट्री ज्यादा है, फिजिक्स तो फिर भी थोड़ी कमी है। ये देखो, इसको ऐसा लेते, ये टी है, ये निकल जाएगा, लेट्स डिनोटेड बाय वाई, तो ये है आर, राइट। तो इस ट्रायंगल में कॉस आर कितना आएगा? कॉस आर इज इक्वल टू टी बाय वाई, तो वाई कितना हो गया? टी बाय कॉस आर। समझा? ये तो बोलो ना, ये तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, उसमें भी रोना आ रहा है। तो कॉस आर इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो टी बाय वाई था, तो वाई आ गया टी बाय कॉस आर। नाउ चेक दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल चेक करो, तो ये एंगल कितना है? दिस इज आई, ये आर, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? दिस इज आई माइनस आर, ये 90 डिग्री है, ये निकालना है, ये पता है। तो साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन ऑफ आई माइनस आर is equal to lateral shift upon y. So what is lateral shift? Y into sine of I minus r. और y की वैल्यू कितनी है? t, t upon cos r into sin I minus r। ये हो गया lateral shift का फॉर्मूला। r कैसे आएगा? sin I by sin r equals to n2 by n1। ये पता है, ये पता है, ये पता, तो आर आ जाएगा, आर पता है तो ये दोनों पता हो गया, तो लैटरल शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर।
हाफ इंटू 8.4 इंटू ट्रायंगल का एरिया। क्लियर कि वापस बताऊं? समझा। तो एक ये हो गया रेज का लैटरल शिफ्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट भी शिफ्टेड दिखता है। हाँ, तो ये तो लैटरल शिफ्ट हो गया किसका? रे का। अभी ऑब्जेक्ट का शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक। दिस इज अ स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक है। इधर पे एयर है, इधर ग्लास है, इधर है, या चलो ये मीडियम N1 है, ये N2 है, ये वापस से N1 है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ से देखने वाले को शिफ्टेड नजर आएगा, राइट? इस एक्सिस के अक्रॉस ही होके देखेंगे तो शिफ्टेड नजर आएगा। हाँ। इसमें शिफ्ट निकालनी है। ये एज्यूम कर लो कुछ डिस्टेंस है, ये थिकनेस एज्यूम कर लो, ये डिस्टेंस x ले लो, थिकनेस t ले लो। हाँ, तो यहाँ से देखने वाले को कितना शिफ्टेड नजर आएगा वो बताना। इजी है, कर सकते हो आप, ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ग्लास लैब का जो स्पेशल टॉपिक बनता है उसमें लैटरल शिफ्ट और इमेज शिफ्ट, ये दो चीजें निकालनी होती है। चलो आई लीव दिस एज होमवर्क फॉर यू, करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो